आज जो है सरलीकरण का पार्ट कितना होगा, 8। सरलीकरण का पार्ट 8 है। और देखिए इससे पहले भी बहुत क्वेश्चन हम आपको बताए थे, लैंग्वेज बेस्ड सवाल था, जैसे ये सब भाषा वाला ही सवाल है, इस पे पकड़ बनाना है तो इसको बार बार बनाते रहिए रूम पे। इसका कोई एगो फिक्स टाइप नहीं होता है कि एगो थ्योरी बताए और सब उसी पे सेट हो गया, तो इस सब पे पकड़ होना चाहिए। देखिए बनाइए इसको, पहला सवाल क्या है इसको ध्यान से समझिए। देखिए लिखा है क्या कि 7 पैसे प्रति रुपया आयकर देने के बाद, जैसे 7 पैसा अब प्रति रुपया मतलब 1 रुपया में 7 पैसा वो आयकर देता है। अच्छा बताइए 1 रुपया अगर कमाए और 7 पैसा आयकर दे दिए तो बचा कितना, 93 पैसा बचा, नहीं बचेगा। अब इसके बाद पढ़िए, देने के बाद एक व्यक्ति की शुद्ध आय मतलब जितना उसका बच जाए, आयकर देने के बाद जो बच जाए उसको वो आय कहता है 9300 रुपया है, 9300 रुपया है। देखिए जैसे मान लीजिए कि 100 पैसा है, 100 पैसा है, 100 पैसा में या इसको आप 100% भी मान सकते हैं कि 100% पैसा, 100% में 7 पैसा आप दे दिए आयकर, तो 7% आप आयकर दे दिए तो आपके पास बचा कितना, 93 पैसा, तो 93% आपके पास बचा हुआ है। और यही 93% आपका शुद्ध इनकम हुआ, जो इनकम होना चाहिए, तो 93% का मान हो जाएगा कितना, 9300 रुपया। वो जो रुपया दिया है ना शुद्ध आय 9300 रुपया, यानी कह सकते हैं कि 93% बराबर 9300 रुपया, या कोई यूनिट में भी मान लेता है 7 यूनिट 93 यूनिट, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसमें फिर क्या कहता है कि यदि आयकर 2 पैसा प्रति रुपया कम होता, देखिए कम होता, जितना पहले आयकर देता था ना, जैसे 7 पैसा देता है, अब 2 पैसा कम होता कितना पैसा देगा, 5 पैसा, तो 95 पैसा अपने पास रखेगा। तो वही कहता है दिया जाए तो उसकी शुद्ध आय कितनी होगी, शुद्ध इनकम कितना होगा। तो सोचिए 5 पैसा अगर अब इनकम देगा तो शुद्ध इनकम उसके 5 पैसा अगर आयकर देगा तो शुद्ध इनकम कितना होगा, 95 पैसा। तो 95% उसको मान लेते हैं, 95% पूछा है, तो 9300 बटे 93 गुना में 95, इसको कटा दीजिए कितना, 100, तो हो जाएगा 9500, यही आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। यूनिट भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सौ पैसा है, 100 पैसा को ही हम 100% मान लिए, 100% में 7% टैक्स देगा तो 93% रखेगा, और वही 93% उसका शुद्ध इनकम है, तो 93% का मान हो जाएगा 9300 रुपया। तो हमसे कहता है 2 पैसा अगर कम होता टैक्स देना, देखिए आयकर इनकम टैक्स जो है 2 पैसा कम होता, मतलब 7% के बदला 5% देगा, तो कहता है शुद्ध इनकम कितना होगा, शुद्ध इनकम तो 95%, 95% का मान निकाल दीजिए। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या कहता है कि एक मूर्ति का मूल्य उसके फ्रेम के मूल्य के बराबर, मतलब मूर्ति का मूल्य जितना होगा उतना ही फ्रेम का मूल्य होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि मूर्ति का मूल्य जो है, देखिए मूर्ति का मूल्य मान लीजिए x है, तो बताइए फ्रेम का मूल्य कितना होगा, x ही होगा, x रुपया होगा, नहीं होगा, दोनों का मूल्य बराबर है, लिखा है। और पढ़िए, कहता यदि फ्रेम का मूल्य, देखिए फ्रेम का मूल्य यहाँ, कहता यदि फ्रेम का मूल्य 100 रुपए कम होता, देखिए फ्रेम का मूल्य है कितना x, इसमें कहता है 100 रुपया कम होता, तो 100 रुपया कम कर देते हैं, तथा मूर्ति का मूल्य 75 रुपया अधिक होता, देखिए ये है मूर्ति का मूल्य, इसको कहता है 75 रुपया अधिक होता, तो x प्लस 75, x प्लस 75, x प्लस 75, तो फ्रेम का मूल्य, देखिए यहाँ है फ्रेम का मूल्य मूर्ति के मूल्य का आधा होता है, कितना होगा, कहता है ये जो फ्रेम का मूल्य है, ये फ्रेम का मूल्य अब मूर्ति के मूल्य का आधा होता, मूर्ति के मूल्य का आधा होता, ये फ्रेम का दाम होता, ये फ्रेम का दाम जो है मूर्ति के मूल्य का आधा होता है, तो इसको आधा कर दी। अब इसी को हल करके यही कहता है फ्रेम का मूल्य बताइए, तो x निकालना है, गुना कीजिए इसको, तो x प्लस 75 और 2x माइनस में 200, अब इसको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 3x, अब उसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा 275, तो x का मान हो जाएगा, हाँ अच्छा घट जाएगा, यहाँ 2x होगा, x हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा 275, यहाँ 2x है, x उधर माइनस में होगा तो 2x में x घटेगा, तो x का मान निकल गया।
275 इसका आंसर होगा। चलिए लिखिए। 275 इसका आंसर होता है। लिखिए। जो जो भाषा बोला था भाषा के अकॉर्डिंग ही समझा दी है, इसमें कोई अलग बात नहीं। ये बात को ध्यान में रखना है। फ्रेम का मूल्य अब मूर्ति के मूल्य का आधा होगा। ये जो फ्रेम का मूल्य है मूर्ति के मूल्य का आधा होगा होगा है, तो इसका आधा करके बराबर कर दी। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना। बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या लिखा है, कहता है कि राम के सेविंग बैंक खाते में 1,000 रुपया था। सेविंग अकाउंट में कितना रुपया था? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया उसका अकाउंट में था। फिर कहता है कि प्रत्येक माह वह प्रथम सप्ताह में 500 रुपया निकाल लेता है। जैसे कि महीना जब शुरू होता है तो पहला सप्ताह में वो 500 रुपया निकाल लेगा। फिर क्या कहता है, तथा माह के अंत में 750 रुपया जमा करा देता है। 750 रुपया फिर जमा भी करवा देता है। देखिए सप्ताह महीना के अंत में, देखिए लिखा है अंत में जमा करता है। देखिए एक महीना का घटना क्या है कि वो 500 रुपया शुरू में निकाल लिया, अब फिर लास्ट में क्या किया, 750 जमा कर दिया। तो बताइए एक महीना में वो जमा कितना किया? 250 रुपया एक महीना का बाद। अच्छा और पढ़िए। फिर कहता है कितना महीना में उसका धन तिगुना हो जाए? 3 गुना होना चाहिए। 3 गुना होना चाहिए। जैसे देखिए 1,000 पैसा जमा किया है, वो पहला महीना जब होता है तो वो 500 रुपया निकाल लेता है और लास्ट में 750 जमा कर देता है। तो इसका मतलब 250 हर महीना बढ़ता है। तो 250 रुपया एक महीना में बढ़ा, तो ऐसा ऐसा कितना महीना लगेगा, कितना महीना होगा कि ई धन जो हो जाए तिगुना हो जाए, तिगुना हो जाए, ऐसा ऐसा जुट के तिगुना होना चाहिए, यानी 3,000 हो जाना चाहिए। लेकिन 1,000 का पैसा 3,000 ना, तिगुना, तो तिगुना होना चाहिए। 250 के महीना जमा करेगा, तो मान लीजिए एक्स महीना जमा करेगा, आज जमा किया तो इसमें जुटेगा, आज जुट जुट के 3,000 हो जाना चाहिए। बस एक्स का मान निकाल दीजिए, उत्तर हो जाएगा। देखिए इसको उधर भेजिएगा तो कितना, 2,000, और 2,000 में 250 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 8। 8 माह आंसर हो जाएगा। ऐसे भी ये व्यवहारिक सवाल है, इसमें कुछ अलग बात है नहीं। हमको 1,000 का पैसा 3,000 बनाना होगा, तो 250 करके कितना जमा करना होगा, बस गिन भी सकते हैं, 3,000 पूरा देना है। लिखा भी है, छोटा सा बात रहे, थोड़ा जल्दी लिखना है, ये बात ध्यान में रखना। बनाइए अगला सवाल। तब कुछ थ्योरी अगर मिलेगा तो वहां हम कंसेप्ट बता देंगे, टाइम बचेगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी शुरू भी कर देते हैं। जहाँ थ्योरी मिलेगा कुछ लिखाने का बात होगा, लिखा भी देंगे, उससे नॉलेज बढ़ेगा। देखिए इसमें क्या कहता है, इस समय कोई थ्योरी नहीं होता है, इसी तरह पढ़ के एक समीकरण बनाना होता है और सवाल को हल करना होता है। देखिए पढ़िए, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कहता है एक कक्षा में 18 लड़कों में से प्रत्येक की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रत्येक मतलब सबका, 18 लड़का है और सबका ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर है। 18 का 160 सेंटीमीटर हाइट। और पढ़िए, कहता है ये लड़के, कौन लड़का, यही ना 18 लड़का, यहाँ देखिए ये लड़के कुल लड़कों का, मतलब जितना लड़का होगा सबका बात किया, कहता है 3/4 है। वो जो लड़का है 18, वो लड़का जो है, अब कुल लड़का का 3/4 है। तो कुल लड़का हम मान लेते हैं कि बी होगा, बी से बी बॉय मान लेते हैं, बी लड़का मान लिए कि टोटल लड़का बी। और इसका देखिए कहा कि कुल लड़का का 3/4, इसका 3/4 मतलब 3/4 है कौन, तो यही 18 लड़का, तो बराबर कर देते हैं 18। लेकिन ये 18 लड़का जो है कुल लड़का का 3/4 है, तो इसको बराबर कर दिया। अब इसको हल कीजिए, इसको कटाइए, तो 6 या 18, तो बी का मान कितना, 24, यानी कुल लड़का जो होगा 24 गो, टोटल लड़का 24 गो है, ये चीज निकल गया। और पढ़िए आगे, कहता है तथा सभी लड़कों की संख्या, देखिए ये है सब लड़का, बी निकाले तो सब लड़का हुआ। कहता है सभी लड़कों की संख्या, अब कक्षा के सभी छात्रों की संख्या का, ये बात देखिए, छात्रों की संख्या, छात्रों मतलब होता है विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, स्टूडेंट इसे लिख देते हैं, टोटल स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या कहा, देखिए इसको पढ़िए, कहता है सभी लड़कों की संख्या, ये जो सब लड़का की संख्या आया, ये संख्या कहता है कि
छात्रों की संख्या का 2/3 है, जितना छात्र होगा उसका 2/3। पहले छात्र है कितना ही तो पता है नहीं, लेकिन लड़का पता है 24 गो है। तो मान लिए टोटल छात्र जो है एक्स, एक्स कहीं नहीं माने, टोटल छात्र एक्स है। इसमें देखिए पूछा है लड़की की संख्या, पहले पूरा छात्र निकाल लीजिए। देखिए छात्रों की संख्या का 2/3, तो छात्र एक्स माने इसका 2/3 लड़का की संख्या, लड़का 24 को है, बराबर कर देते। अरे फिर से पढ़िए, कहता है सभी लड़कों की संख्या, तो लड़का की संख्या कितना है 24 का सभी छात्रों की संख्या का 2/3 है, इतना को बात, इसका 2/3 है ये लड़का, तो 2/3 कर दिए। कहता है इस कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए, पहले एक्स निकालिए, तो 12 कितना 36। देखिए टोटल विद्यार्थी कितना है 36, टोटल विद्यार्थी 36 और लड़का कितना है 24, तो लड़की कितना होगा, तो इसमें घटा दीजिए 12 उत्तर हो जाएगा। देखिए लड़की अगर निकालना है तो 36 है टोटल, जिसमें लड़का है 24, अब घटाइएगा तो हो जाएगा 12, 12 को लड़की हो। एक एक भाषा पर अगर सही पकड़ रहेगा, आप सवाल को आसानी से बना दीजिएगा। अगर एक भाषा पे पकड़ नहीं रहेगा तो फिर कभी गलती होगा कभी सही होगा। सब बात थोड़ा लिख देते हैं, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना चाहिए। अभ्यास कीजिए, बहुत चीज ऐसा होगा जैसे बी का मान निकालना उल्टा गुना कर देते डायरेक्ट आ जाता, थोड़ा बहुत कुछ हटाते, लेकिन हम हटा देंगे बाद में आपको दिक्कत होगा समझने में, हमको इसीलिए सब कुछ लिखना पड़ जाता है। नहीं तो एग्जाम में ही टोटल स्टूडेंट मानना जरूरी नहीं था। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसको समझिए, यह बेंच डेस्क वाला सवाल ऐसा भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या कहता है, बनाने का 2-3 तरीका होता है, लेकिन एक तरीका से इसको बता देते हैं। देखिए कहता है एक कमरे में अब कुछ बेंच है, अब कितना बेंच है नहीं पता, कहता है यदि 4 छात्र प्रत्येक बेंच पे बैठे तो 3 बेंच खाली रह जाता है, इतना वो यहाँ से यहाँ तक में हम बनाएंगे सवाल को। अच्छा लास्ट में पूछा गया है ये ध्यान से देखिए, कहता है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, हमको निकालना है कुल छात्र, तो मान लीजिए कुल छात्र एक्स है, नहीं तो बहुत लोग बेंच की संख्या एक्स मानकर बना लेता है, उसे भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मान लेते हैं कि कुल कितने छात्र है, तो मान लेते हैं कि छात्र जो होगा एक्स होगा। अब पढ़िए ई भाषा को पढ़ना है, कहता है यदि 4 छात्र प्रत्येक बेंच पर बैठे, प्रत्येक बेंच का मतलब क्या हुआ, एक बेंच पर 4 छात्र को बैठाएंगे। अच्छा बताइए जैसे छात्र है मेरे पास एक्स छात्र, और एक बेंच पे अगर 4 छात्र बैठा तो 4 से भाग कर देंगे तो बेंच की संख्या आ जाएगा। जैसे ऐसे अपने अपने भाषा से समझना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 12 गो छात्र है, टोटल 12 गो छात्र है, और प्रत्येक बेंच पे हम 4 गो छात्र बैठाएंगे, तो मेरे पास के गो बेंच होगा, तो इसको 4 से भाग करेंगे 3 गो, 3 गो होगा तब ना, 3 गो रहेगा, 4 करके 4 या 12 गो छात्र हो जाएगा। तो इसको भाग करते हैं, तो इसमें भाग के थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन ये समझ लीजिए, तो रूम पे बैठ के यही सब चीज सोचना चाहिए कैसे आया। तो इसको भाग कर दिए तो ये हो गया बेंच की संख्या। लेकिन और पढ़िए, कहता है 3 बेंच खाली रह जाते हैं, मतलब पीछे में 3 गो और है, ये तो इतना पे तो बैठा हुआ है और 3 गो पीछे और है बेंच, तो इसका मतलब टोटल बेंच कितना हुआ, तो 3 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा बेंच की संख्या, बेंच की संख्या आ जाएगा। और पढ़िए बेंच की संख्या आया है, अब यहां तक खत्म हो गया, अब इसके बाद पढ़ते हैं। कहता है यदि प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठे, अब कहता है 4 गो में तो एगो खाली रह गया था, तो 3-3 गो बैठा दिया, कि खाली नहीं बचे 3-3 गो बैठाया। देखिए कहता है यदि प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठे, एक बेंच पर 3 छात्र बैठेगा, कहता है 3 छात्र खड़े रह जाता है, इसका मतलब हुआ 3 छात्र खड़ा रह गया, 3 छात्र जो है बेंच पे नहीं बैठा है, मतलब खड़ा है, तो इसका मतलब लड़का जो हो जाएगा कितना, देख 3 को खड़ा रह जाता है पीछे, तो इसका मतलब छात्र हो जाएगा x+3, अच्छा खड़ा हुआ ना माइनस हो जाएगा। देखिए जितना बेंच पे बैठा है उसको निकालिए, जैसे 3 छात्र पीछे खड़ा है ना, तो इसका मतलब 3 को बेंच पे नहीं बैठा है, तो बैठा है कितना, जितना छात्र होगा उससे 3 को कम, इतना बैठा है। अब हर बेंच पे 3 छात्र को बैठाएंगे तो इसको 3 से भाग कर दे, तो ये भी निकल जाएगा आपका बेंच की संख्या, बेंच की संख्या। तो ईवी बेंच की संख्या, ईवी बेंच की संख्या दोनों बराबर हो जाएगा। टोटल छात्र है और टोटल छात्र में 3 गो ऐसा छात्र है जो बेंच पे नहीं बैठा है, तो बैठा है कितना,
तो x माइनस 3, इतना बैठा है हर ब्रेंच पे 3-3 छात्र, तो ब्रेंच टोटल क्या होगा 3 से भाग कर दिए। यही समीकरण मेन होता है बनाना। अब इसी को हल करके x का मान निकाल दीजिए। देखिए हो जाएगा x प्लस 12 बटे में 4 और x माइनस 3 बटे में 3, क्रॉस गुना कर दीजिए 3x प्लस 36 हो जाएगा 4x माइनस 12। अब इसको उधर भेज दीजिए तो x इधर लाइएगा कितना 48 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये चीज समझ लिए सवाल बन जाएगा। अब कैसे समझेंगे, छोटा छोटा अपना रूम पे एग्जाम्पल लिख, मान लिए कि इतना था इस तरह करके पढ़िएगा तो फिर आपका समझ बढ़ जाएगा कि इस समीकरण कैसे बना। एक समझ लिए इस टाइप का कोई भी पूछेगा सब बनेगा। अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ पूछना होगा पूछ लीजिए। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसको पढ़िए। ये सवाल जो है ना आपका पिछले क्लास में आया था, एक नंबर मिलने वाला कि एक क्वेश्चन सही कीजिएगा 2 नंबर एक गलत, उसी पे आधारित सवाल ये होता है। उसी के जैसा ये सेम, ये मजदूरी वाला है लेकिन उसी के जैसा ही बनता है। देखिए इसको बता देते हैं कैसे बनाना है, कल बताए थे, कल आया था ना, जो जब भी आया होगा। देखिए समझिए, इसको पढ़िए। कहता है एक श्रमिक को 20 दिन के लिए काम पर इस शर्त पर रखा गया, इस शर्त के साथ रखा गया कि जिस दिन वह कार्य करेगा उस दिन उसे 60 रुपया मिलेगा। देखिए उसको 20 दिन के लिए काम पे रखा है और इस बिना एक्स मान के ही बनाते हैं। अब फिर होगा तो एक्स मान के वो समीकरण लिख देंगे। अब पिछले क्लास में हम दोनों चीज बताए थे। देखिए 60 रुपए मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थिति के दिन उस पर 5 रुपए जुर्माना होगा। मतलब जिस दिन वो काम नहीं करेगा तो 5 रुपया उसका पैसा भी काटा जाएगा। इसी शर्त पे रखा है। कहता है यदि उसे कुल 745 रुपए मिले हो तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा, ये चीज बताइए। अनुपस्थित निकालना है, जैसे गलत प्रश्न कितना बनाया ऐसे निकालते थे ना, वही चीज है। देखिए समझिए बात, बताइए एक श्रमिक को कितना दिन के लिए रखा है 20 दिन। अच्छा सोचिए आप 20 दिन के लिए किसी के यहाँ काम करते और वो शर्त दिए। देखिए उसका शर्त यही है कि जिस दिन आप काम कीजिएगा आपको 60 रुपया मिलेगा। तो मान लेते हैं कि आप जो है 20 का 20 दिन काम किए, तो 20 का 20 दिन अगर काम करते हैं तो आपको पैसा कितना मिलेगा 1200 रुपया आपको मिलेगा। 1200 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन बताइए आपको मिला है कितना 745। अच्छा कम मिलने का रीजन क्या है, आप अब्सेंट किए बीच में, इसीलिए ना पैसा कम हुआ। अगर मान लीजिए आप सब दिन काम कर लेते तो आपको 1200 पैसा मिलता, लेकिन आप अब्सेंट किए तो 745 ही मिला। तो बताइए पैसा आपका कटा है कितना, इसको घटाइए 455। तो 455 रुपया आपका टोटल पैसा कटा है। अब कटने का एक ही रीजन होता है कि आप काम नहीं किए, अब्सेंट। अच्छा मानिए कि 20 दिन जैसे काम पे रखा और एक दिन अगर आप बीच में अब्सेंट कर देते हैं तो एक दिन में पैसा आपका कितना कटेगा। तो पहले तो 60 रुपया नहीं मिलेगा, जो रोज का मिलता आपको 60 रुपया वो नहीं मिलेगा, आप ऊपर से 5 रुपया और काट लेगा। तो इसका मतलब 60 5 कितना 65। एक दिन अब्सेंट करते हैं तो 65 रुपया लॉस में जाता है, 65 रुपया लॉस में जाता है। तो इतना रुपया आखिर लॉस हुआ है तो के दिन आप अब्सेंट रहे तो इसको 65 से खाली भाग कर देना, बस उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा अनुपस्थित होने की संख्या। अनुपस्थित निकल जाएगा कितना दिन, इसको आप कटाइए कितना बार में 7 बार में, तो इसका मतलब 7 दिन आप अनुपस्थित रहे। अगर आपसे पूछता उपस्थित कितना दिन रहे तो 60 में से 7 घटा लीजिए, 53 दिन। 53 दिन आप उपस्थित थे, कितना, अच्छा 20 दिन है, अच्छा 20 दिन, 20 दिन में 7 दिन घटा लीजिए 13 दिन। 13 दिन उपस्थित हुए, 7 दिन अनुपस्थित है 20 दिन में। ऐसे ही बनाया जाता है एग्जाम में, जो 100 सवाल बनाना है ये सब चीज ऐसे बनता है। नहीं तो देखिए वो समीकरण लिख देते हैं, इसको बेसिक से बनाइएगा, इसको लिखे थे। समीकरण हो गया बेसिक। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है कि कितना दिन अनुपस्थित रहा, तो उपस्थित निकाल लेते हैं कितना दिन हुआ है। मान लिए कि आप x दिन उपस्थित हुए और सब दिन आपको 60 रुपया के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो x गुना 60। लेकिन एक दिन अनुपस्थित, अच्छा अनुपस्थित कितना दिन रहे होंगे तो 20 माइनस x दिन, और जिस दिन अनुपस्थित है 5 रुपया काट लेगा, तो काटेगा तो इसी में घटेगा। अब काट छाट के आपको मिलेगा 745 रुपया। बस ये हुआ बेसिक तरीका, इससे बना सकते।
देखिएगा इसी तरह से पिछला सवाल बताए। मान लिए एक्स दिन आप उपस्थित रहे, तो एक्स दिन उपस्थित, तो जिस दिन उपस्थित रहिएगा 60 रुपया मिलेगा, 60 से गुना। अब अनुपस्थित कितना दिन रहे, तो टोटल 20 दिन काम किए। अब 20 दिन में एक्स दिन अगर उपस्थित है तो अनुपस्थित कितना होइएगा, 20 माइनस एक्स, इतना हो गया अनुपस्थित। एक अनुपस्थिति में आपको 5 रुपया काटेगा, तो इसका मतलब 5 से गुना कर दिए तो इतना रुपया आपका कट जाएगा। तो इतना टोटल कट छट के मिलता है, बराबर कर दिए। अब एक्स का मान निकालिएगा तो 13 निकलेगा, लेकिन हमको निकालना अनुपस्थित, तो 20 में से इस 13 को घटा लीजिए, कितना, 7, 7 उत्तर करना है। एक्स तो उपस्थित न माने कि उपस्थित कितना दिन रहा, इसीलिए 60 से गुना किए। तो ऐसे बना सकते हैं बेसिक्स। ये चीज को समझना चाहिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बनाना चाहिए। अभी सब तरह से सवाल बनाइए, एग्जाम में जैसे समझ में आएगा उस तरह से बनाइए। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए अब ये है रेलगाड़ी में सवारी उतारने चढ़ाने वाला चीज नहीं। देखिए इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। कहता है एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली। अब कितना सवारी लेके गई ये नहीं पता, लेकिन कुछ सवारी, अच्छा लास्ट में पढ़िए इसको। देखिए कहता है आरंभ में रेलगाड़ी कितनी सवारियां लेके चली थी, मतलब शुरू में कितना गई थी ये निकालना है। तो मान लेते हैं शुरू में एक्स लेके चली थी, अब लिख देते हैं यहाँ प्रारंभ में एक्स सवारी लेकर गया हो, स्टेशन से जब खुलना शुरू हुआ, यही चीज निकालना भी। आइए एक्स मानेंगे नहीं, डायरेक्ट रख देंगे जैसे पिछले सवाल में रख दिए। अच्छा पढ़िए, कहता है एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली, ठीक। फिर कहता है कि पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारी उतर गई। अच्छा आधा सवारी उतर गई, अच्छा सवारी है कितना, एक्स, एक्स में आधा उतर गया तो बचा कितना, आधा, आधे न बचा। तो देखिए टोटल सवारी एक्स है, अभी भी आधा बचा होगा, कितना सवारी अभी लेके गया है। जब पहला स्टेशन आया तो आधा उतर गया, तो आधा तो अभी भी है। अब फिर कहता है कि फिर कहता है 120 सवारियां चढ़ गई। देखिए 120 सवारी और आ गया, तो 120 सवारी जोड़ दीजिए। अब इतना सवारी लेकर एक स्टेशन, देखिए पहले स्टेशन पर, पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारी उतर गई, तो एक्स का आधा उतार दिए तो आधा अभी भी। अब इसमें 120 सवारी चढ़ गया तो 120 जोड़ दिए, तो टोटल उतना हो गया एक पहला स्टेशन पे। फिर कहता है दूसरे स्टेशन पर, अब दूसरा स्टेशन पर आधी सवारी उतर गई। देखिए आधा उतर गया, इतना है ना, तो इसका आधा उतर गया, तो आधा तो अभी भी है ना, इसका आधा, आधा है, ये है वाला लिए, नहीं वाला निकाल ली और पढ़ी। फिर कहता है 360 सवारी के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। मतलब जब आधा उतर गया तो बचा होगा 360 सवारी और लेके अपना स्टेशन पहुंच गया जहां पहुंचना था। मतलब लास्ट में जो बचा है कितना, 360, यही होगा 360 के बराबर। इतना इतना सवारी दूसरे स्टेशन पे है ना, अब बस इसी को लेके जाके अगले स्टेशन पे पहुंच गया, तो वो संख्या दे दिया कि 360 यात्री लेके गया है, तो ये 360 और इसके बराबर होगा। अब इसी को हल कीजिए। देखिए ऐसे मौखिक करना है, ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं। देखिए इसको गुना कीजिए, 720, 720 में 120 घटेगा, 600, 600 में 2 से गुना कीजिए 1200, तो एक्स का मान कितना होगा, 1200 उत्तर होगा। अब जितना बढ़ाइएगा उतना बढ़ेगा, उससे अच्छा शॉर्टकट में थोड़ा लगाना है। भाग में है तो इधर गुना में होगा, तो हो जाएगा 720, प्लस में है तो उधर माइनस में होगा। तो 120 में 600, 720 में 120 घटेगा 600, अब 2 यहाँ भाग में है तो उधर गुना होगा, तो 1200 हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल, बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसको समझिए, 8 नंबर प्रश्न। इसमें क्या दिया है, देखिए आसान सवाल है लेकिन थोड़ा समझने वाला बात। जैसे क्या लिखा है, कुछ व्यक्तियों की एक कमिटी ने बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपए एकत्रित करने का निर्णय लिया। कहा 3 लाख रुपया सबने जमा करेंगे। देखिए यहाँ पढ़िए, कुछ व्यक्ति की एक कमिटी ने बराबर बराबर धन देकर 3 लाख एकत्रित करने का निर्णय लिया है। सोचा कि जमा करेंगे, हम 3 लाख जमा करेंगे, लेकिन कहता है यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए अधिक दे, कहता है जितना व्यक्ति है उस सब अगर 50-50 रुपया ज्यादा दे दे, तो कहता है कि कुल धन 3,25,000 रुपए एकत्रित हो जाता है। इसका मतलब जितना जितना ज्यादा देगा तो 25,000 ज्यादा होगा।
तो देखिए टोटल बताइए, 3 लाख से कितना ज्यादा हुआ, 25,000। ऐसे लिख देते हैं, देखिए 3 लाख, जैसे कि देखिए अगर कुछ 50-50 रुपया अगर जमा करेगा ना तो पैसा हो जाएगा 3.25 लाख। तो इसका अर्थ हुआ 3,25,000। देखिए 3,25,000। लेकिन बताइए पहले जमा कर कितना करता, 3 लाख। अच्छा 3 लाख करता है तो बताइए एक्स्ट्रा पैसा आया कितना, 0.25 लाख का अर्थ हुआ 25,000। इसका अर्थ हुआ 25,000, नहीं हुआ 25,000। मतलब सब व्यक्ति अगर 50-50, प्रत्येक व्यक्ति अगर 50-50 रुपया ज्यादा देता तो 25,000 रुपया उसको ज्यादा मिलता, 25,000 ज्यादा होता। अच्छा बताइए एक व्यक्ति कितना ज्यादा देता है, 50 रुपये। एक व्यक्ति जमा करेगा 50 रुपया तो जमा होगा 25,000 ज्यादा। तो बताइए इसमें व्यक्ति के को होगा निकालना होगा तो इसको 50 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 500। तो 500 व्यक्ति ज्यादा होगा, 500 व्यक्ति होगा तो उत्तर कौन हो जाएगा, इनमें से कोई। अब ऐसे सोचिए, जैसे अब इसका उल्टा सोचना है। मान लीजिए कि 500 व्यक्ति होगा, हम निकालें 500 व्यक्ति है, अब 50-50 रुपया सब बोला है कि ज्यादा दिया, तो 500 व्यक्ति है, अब 50-50 ज्यादा दिया है तो 50 से गुना करेंगे तो टोटल 25,000 पूर्णा चाहिए। 50 देने से ना 25,000 बना है, तो एक को देगा 50 रुपया, 500 दिया, आप इसको गुना कीजिए फिर 25,000 हो जाएगा। तो ये हो गया व्यक्ति की संख्या 500। 500 आदमी 50-50 ज्यादा दिया तब 25,000 मिला है। तो आंसर हो जाएगा अब 500 इसका। नहीं है 3 में से कोई नहीं, बस बनाते हैं ना, अगर अभ्यास रहेगा बस इसको लिखिए 50 से मौखिक दीजिएगा भाग निकल जाएगा। अरे 25,000 ज्यादा हुआ, 50 से भाग करना है 500, 500 आंसर होगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। यही सवाल एग्जाम में सेम एग्जाम में पूछा है, प्रीवियस कभी उल्टा के देखिएगा। बनाइए अगला सवाल। ये सवाल थोड़ा बढ़िया है, समझने वाला है, ध्यान से समझिए। कहता है एक कक्षा के छात्रों में कुछ कॉपियां बराबर बराबर बांटी गई। अच्छा लास्ट में पूछा है कि कुल कितनी कॉपियां बांटी गई, टोटल कॉपी की संख्या हमको निकालना है। अच्छा ठीक है निकलेगा। कहता है एक कक्षा के छात्रों में कुछ कॉपियां बराबर बराबर बांटी गई। चलिए ठीक है, सबको बराबर बराबर कॉपी मिलेगी। कहता है कि इससे प्रत्येक छात्र को छात्राओं की संख्या के 8वें भाग के बराबर कॉपी मिलती। छात्राओं की संख्या के 8वें भाग के बराबर छात्राओं की संख्या, देखिए इससे प्रत्येक छात्र को, एक छात्र को जो मिलेगा छात्राओं की संख्या के 8वें भाग के बराबर कॉपी। हाँ अच्छा, छात्रों की संख्या के 8वें भाग के बराबर कॉपी मिला है, मतलब एक छात्र को जो मिला है। अच्छा इसे लिख देते हैं। देखिए मान लीजिए, देखिए छात्रों की संख्या मान लीजिए, देखिए छात्रों की संख्या मान लीजिए कि x है। x इसको काहे माने, काहे कि इसी का 8वां भाग बोला है, तो जिससे 8वां भाग जिससे तुलना और करेगा उसको x मानिए तो बेहतर रहेगा। तो अब प्रत्येक छात्र को कितना मिलेगा, प्रत्येक छात्र को कॉपी जो मिलेगा x का 8वां भाग, 8 से भाग करना। अब पढ़िए पूरा। कहता है इससे प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या का 8वां भाग के बराबर कॉपी मिलता है, इसके 8वां भाग के बराबर कॉपी मिलता है। ठीक है, अब कहता है यदि छात्र आधे होते। अच्छा बताइए छात्र की संख्या x है, मतलब पूरा विद्यार्थी मान लीजिए x, और एक विद्यार्थी को कॉपी कितना मिलेगा, x/8। लेकिन प्रत्येक छात्र एगो को मिलेगा x/8, तो x/8 एगो को मिला, लेकिन टोटल है कितना x, तो टोटल कॉपी कितना बटा होगा, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉपी की संख्या। देखिए ये हो गया कॉपी की संख्या। ऐसे समझिए, मान लीजिए 50 छात्र है, 50 छात्र हैं और एगो छात्र को 5 कॉपी मिलेगा, तो टोटल कॉपी कितना हमको बांटना होगा, तो 5 से गुणन करना होगा। तो वही किए यहाँ, छात्र हो गया x और एगो को मिलता है x/8, तो गुना करेंगे तो कॉपी की संख्या निकलेगा। अब आगे पढ़िए, यहाँ पे कहता है यदि छात्र आधे होते। अच्छा बताइए छात्र है कितना x, लेकिन कहता है नहीं आधा होता, तो इसका आधा कर देते हैं, कितना होता। फिर पढ़िए, तो कहता है प्रत्येक को 16 कॉपियां मिलती है, मतलब सबको 16 मिलेगा, एकदम फिक्स कर दिया 16 ही मिलेगा। तो अच्छा छात्र तो x/2 है और एगो को मिलेगा 16, तो 16 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा कॉपी की संख्या। कॉपी की संख्या नहीं हुआ, एगो को 16, आधा छात्र रहेगा तो आधा कर दिए, तो ये भी कॉपी की संख्या और ये भी कॉपी की संख्या, तो दोनों क्या हो जाएगा
बराबर यहाँ से x का मान निकालिए, लेकिन कॉपी की संख्या निकालना है तो ये तो इसको निकालिएगा, ये तो इसको निकालेंगे। पहले हल कीजिए ना इसको। देखिए x से x कट जाएगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना 64। हमको कॉपी की संख्या निकालना है। देखिए कॉपी की संख्या निकालना है, तो कॉपी की संख्या देखिए ईवी है और कॉपी की संख्या ईवी है, और दोनों में कहीं भी रख दीजिए वैल्यू, x का निकल जाएगा वैल्यू, दोनों बराबर है, बराबर इसीलिए एक दोनों बराबर होगा, नहीं तो रख के देख सकते हैं। तो इसी में रख देते हैं। देखिए 64, 64 बटे 8, 8 64, 8 से गुना कर दीजिए 512, तो 512 उत्तर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, पढ़िएगा। थोड़ा दिक्कत होगा, यूट्यूब पे कभी वीडियो मिलेगा देख लेना। बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसको पढ़िए। कहता है 4 आदमी तथा 2 औरतों का कुल मासिक वेतन 4600 रुपया है। देखिए 4 आदमी मेन और 2 फीमेल है, और इसका टोटल मासिक वेतन कितना है 4600 रुपया। देखिए 4602 से कट जाता है, कटा दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर प्लस बीच में रहे दोनों तरफ कटे और इधर कटाइएगा तो 23,000 हो जाएगा। इसका मतलब 2m प्लस f बराबर कितना 23,000 रुपया। ये थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, पहले ही कटा के लिख देते हैं। अच्छा और पढ़िए। कहता है यदि प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपया अधिक मिले, मतलब प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपया ज्यादा, आदमी को जितना मिलेगा ना उससे 500 रुपया ज्यादा किसको मिलेगा औरत को। तो देखिए औरत को जो मिलेगा आदमी आदमी से 500 ज्यादा मिलेगा, तो औरत को आदमी से 500 रुपया ज्यादा, तो घटा के करना होगा 500 के बराबर। अगर मान लीजिए 1000 औरत को मिला, आदमी को 500 मिला, तो कितना ज्यादा मिला 500। कैसे पता चला, तो घटाते हैं, तो वही बीच में माइनस रखे, तो इतना ज्यादा मिलेगा। और पढ़िए यही लिखा था, औरत को आदमी से 500 रुपया ज्यादा मिलेगा, ये ज्यादा है ये कम, तो ज्यादा में कम को घटाइएगा बराबर 500। तो कहता है प्रत्येक औरत का मासिक, अच्छा औरत का निकालना है तो पुरुष का कटाना होगा वैल्यू। 2 को समीकरण हल करने जानते हैं ना, तो 2 से सीधा गुना करके कटा दीजिए। इसे भी कटा सकते थे, एफ एफ नहीं कटन। अच्छा ठीक है, गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गुना कर दिए तो ये दोनों कट जाएगा। अच्छा ये दोनों जुटेगा तो 3f, और ये हो जाएगा 1000, तो कितना 24,000, तो एफ का मान कितना 8,000, 8,000 रुपया आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये चीज आसान है, इसको बनाइएगा। तो 10 नंबर इस तरह से बनेगा, इसको ध्यान में रखना। क्या कोई दिक्कत? चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। बनाइए। अब ये देखिए पृष्ठ संख्या लिखने के लिए, पृष्ठ संख्या लिखने के लिए अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसको बनाइएगा। इसको बनाने के लिए 2-3 को फॉर्मूला होगा, तो आप याद कर लीजिए, हम होगा थ्योरी के रूप में भी लिखा देते हैं। जैसे इसमें कहता क्या है, पहले पढ़ लीजिए। कहता है एक पुस्तक में 366 पृष्ठ है, टोटल 366 पृष्ठ है। कहता है इसकी पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा ट्रिक याद रहेगा ना इसका, तो उससे ज्यादा बेहतर। बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रिक इसका याद रखना है। जैसे देखिए अगर 2 अंकों तक संख्या लिखना होगा, लिखिए एगो पॉइंट देख के लिखिए, तो 3 बात लिखाएंगे, इसी से एग्जाम में आएगा। एगो इस तरह से पॉइंट देख के लिखिए। यदि 2 अंकों तक संख्या लिखा जाए, यदि 2 अंकों तक संख्या लिखा जाए तो कुल अंकों का प्रयोग बराबर, ये पूरा लिख, हाँ कुल अंकों का प्रयोग बराबर, कुल अंकों का प्रयोग बराबर 2n-9 होता है। देखिए जैसे 2 अंक तक संख्या लिखना होगा, जैसे लिखना होगा 88 तक संख्या,
निन्यानवे, जैसे कि 2 अंक तक संख्या कहाँ तक होता है? 99 तक। 99 तक में कहीं तक पृष्ठ संख्या लिखना, जैसे हमको 70 पेज लिखना है, तो 70 पेज लिखना है, तो टोटल के गो अंक का प्रयोग होगा, तो इसी का प्रयोग करेंगे। 2 अंक तक, 3 अंक तक, 4 अंक तक, 3 गो ट्रिक याद रखना चाहिए। तीनों हम लिखा देते हैं, बाद में हम समझा देंगे, थोड़ा तेजी में लिखना है। लिखिए, यदि 3 अंकों तक संख्या लिखा जाए तो कुल अंकों का प्रयोग बराबर 3n-108। यदि 4 अंकों तक संख्या लिखा जाए तो कुल अंकों का प्रयोग बराबर 4n-1107। लिखिए, तेजी में लिखना, जहां n बराबर पृष्ठ की संख्या। पुस्तक में पृष्ठ कहां तक लिखना है उसकी संख्या निकलेगी। पृष्ठ की संख्या, देखिए इसका कहने का अर्थ क्या है, जैसे 2 अंकों तक संख्या लिखना है, अगर 1 से लेकर 99 तक होता है 2 अंक वाली संख्या, वहां तक में जितना संख्या लिखना होगा, जैसे मान लीजिए आपको कह देगा कि नहीं हमको 20 तक संख्या लिख के टोटल अंक का प्रयोग के गो होगा, तो 20 लिखे तो पृष्ठ की संख्या हो गया 20, तो यहाँ n की जगह 20 रखना है। 20 दूना 40, 40 में 9 घटाइए 31 गो अंक का प्रयोग होगा। अंक का मतलब होगा गिनना, जैसे लिखते हैं ना कॉपी में नंबर बैठाते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह करके, तो टोटल के गो अंक का प्रयोग होता है। जैसे 1 लिखना है तो 1 अंक का प्रयोग, 2 लिखना है तो 2 अंक का, 1 और 2 तक में। जैसे आपको अगर लिखना होगा 101 तो 101 3 अंक वाला संख्या हो गया, तो इसी तरह 2 अंकों तक संख्या लिखना होगा तो इसका प्रयोग कीजिएगा। अब 3 अंकों तक संख्या, जैसे 999 तक अगर लिखना होगा, जैसे लिखना होगा 375 तक, हमको पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 375 तक लिखना है, तो इसका प्रयोग कर लीजिए। जैसे 4 अंक तक काफी हो गया, इसे ऊपर नहीं एग्जाम में पूछता है, ये आपका 9999 तक लिख देगा, 4 अंक तक लिखा देगा, तो इसका मतलब हो गया ये 4n-1107 हो जाएगा। ये इसको याद रखना है, इसका प्रयोग कीजिएगा, बड़ा से बड़ा सवाल आसानी से बन जाता है। ऐसे फाउंडेशन बैच में तो इसका बेसिक से ही बताते हैं, इसको लिखाते हैं, उस समय ज्यादा समझता है लोग, लेकिन जो पढ़ा हुआ है ही तो इसको याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको बनाइए। कहता है कि एक पुस्तक में 366 पृष्ठ है, कितना पृष्ठ है? 366 को लिखना, तो कहता है कितने अंक का प्रयोग होगा। अच्छा, 366 कितना अंक का है? 3 अंक का है। अच्छा, 3 अंक का फॉर्मूला क्या होता है? 108। अच्छा, n की जगह कितना रखना है? 366 - 108, हल कर दीजिए। 6 × 18, देखिए 6 × 18, 6 × 18 19, 3 × 9 1 10, माइनस कितना? 108, घटाइए इसको, हाँ 990, आंसर हो गया। इससे जल्दी बनता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला सेट कीजिए बन जाएगा। जहां तक करेगा 675 तक संख्या लिखना है तो 3 अंक में रहा तो बस इसका प्रयोग। कुल अंकों का प्रयोग हो जाएगा, कुल अंकों का प्रयोग बराबर, इसका प्रयोग कर लेना। बनाइए अगला, अब इसको समझना है ध्यान से, यही सब फॉर्मूला में अच्छा काम करेगा आपका। वो सब तो आदमी बेसिक से भी बना लेता है, लेकिन इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है सवाल को बनाना लेकिन वो फॉर्मूला याद रखिएगा, तुरंत बन जाएगा। अच्छा बताइए इसमें क्या लिखा है, पढ़िए। कहता है एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 1 से आरंभ करके सभी पृष्ठों की संख्या लिखने हेतु 3189 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 3189 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 3189 अंक का प्रयोग हुआ है। संख्या आपको लिखने नहीं कहता है, जो आप अंक निकालना चाहते हैं ना, यही दे दिया है। ये जो अंक की संख्या लिखे ना, कुल अंकों का प्रयोग, ये दे दिया है। अब इसमें कहता है कि बताइए हम कहां तक पृष्ठ लिख सकते हैं, पढ़िए।
कहता है इस पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी है, पृष्ठ की संख्या मतलब n आपको निकालना है इसमें। अच्छा अब सोचना है कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ अच्छा 4 अंक का, 4 अंक वाली संख्या। हाँ देखिए इसको देखकर नहीं बोलना है, इसको नहीं देखना है। अच्छा ऑप्शन देख रहे हैं, हाँ ऑप्शन देखकर बना सकते हैं, लेकिन एगो 3 अंक वाला दे दिया तब ऑप्शन नहीं देख पाइएगा। तो इसके लिए एगो और नॉलेज होना चाहिए इसका बेसिक बात। जैसे देखिए 1 से अगर 9 तक आप संख्या लिखते हैं ना तो टोटल 9 अंक का प्रयोग होता है, 9 का प्रयोग। अगर 9 के बाद 10 से 2 अंक वाली संख्या अगर लिखिएगा ना 99 तक, 10 से 99 तक 2 अंक वाला, तो इसमें टोटल अंक कितना आ जाएगा। देखिए अगर निकालना होगा 2 अंक वाली कितना संख्या है, ये दोनों को घटाइए तो हो जाएगा 89, लेकिन प्लस 1 करना है, टोटल 90 संख्या होगा। और 2 अंक वाला है तो 180 अंक का प्रयोग करना होगा। अगर आपको 100 से अगर 999 तक संख्या लिखना होगा तो इसका 9 पढ़ा पढ़िए, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 2 जीरो लगा देना, 2700 अंक का प्रयोग होगा। अगर आपको लिखना होगा 1000 से 9999, देखिए ये सब 4 अंक वाला मिलेगा, तो 9 दूना 18, 27 यहाँ कितना 36, 36 एगो जीरो खाली बढ़ा देना, इतना अंक का प्रयोग होगा। अब यहाँ से आपको तुलना करना होगा, जैसे 3189 अंक लिखना होगा, 3189 अंक लिखना होगा, 3189। तो देखिए अगर 3 अंक तक संख्या लिखिएगा, जैसे 999 तक लिखिएगा तो 2700 अंक का प्रयोग होता है, 2700 नहीं, ये दोनों छोटा को भी जोड़ना, तो तब पर भी इसके पार नहीं पहुंचेगा जब तक कि 4 अंक में नहीं आएगा, 4 अंक में नहीं आएगा। जैसे 36,000 हो गया, 36,000 ये 4 अंक वाला है, 4 अंक में जो टोटल अंक होगा आपका 36,000 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 3189 है तो इस 2700 से आगे और इस 36,000 से पीछे, तो इसका मतलब ये 4 अंक वाला संख्या में होगा। तो यहाँ प्रयोग होगा 4 अंक वाला संख्या का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4n माइनस 1107, ये हुआ टोटल अंक की संख्या, और टोटल अंक की संख्या कितना है 3189, n है पृष्ठों की संख्या, यही तो निकालना है आपको। अच्छा इसको हल कीजिए तो 4n और उसको उधर जोड़िए, हाँ 4246, अब n 1296। अच्छा n का मान निकालना है तो 4296 में 4 से भाग लगा दीजिए, 1074, यानी 1074 पृष्ठ संख्या लिख सकते हैं। 1 से 9 तक 1 अंक वाली संख्या लिखिएगा तो 9 अंक का प्रयोग होगा, और 10 से 99 तक अगर संख्या लिखिएगा 180 अंक का प्रयोग होता है, और 100 से 999 3 अंक वाला संख्या लिखना होगा तो 2700 अंक का प्रयोग होता है, और 1000 से 9999 तक लिखिएगा तो 36,000 अंक का प्रयोग होता है। तो 36,000 की जैसे 3189 है तो ये 2700 से ऊपर है, इसका मतलब ये 4 अंक वाला संख्या लिखाएगा। देखिए 1074 तक लिखाएगा, 1074 तक उतना अंक का प्रयोग करके लिख सकते हैं। लिखिए लिखिए इसको, बनाइए अगला। अच्छा देखिए ये हुआ भैंस जानवरों पर आधारित प्रश्न। नहीं, इसका देखिए एगो फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ और बन जाएगा। जैसे अगर आपको 4 पैर वाला जानवर की संख्या अगर निकालना होगा तो क्या करना है, जैसे कि देखिए अगर कभी जानवर पर आधारित सवाल मिलेगा और उसमें आपको अगर कुल पैर की संख्या और कुल सिर की संख्या आपको पता रहेगा तो 4 पैर वाला जानवर की संख्या का एगो फॉर्मूला याद कर लेना। 4 पैर वाला याद कीजिएगा ना तो उसे सब बन जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या बोला है, एक व्यक्ति के पास कुछ भैंस तथा कुछ बत्तख है। अच्छा भैंस को कितना पैर, 4 पैर, और बत्तख को 2 पैर। कहता है इसकी टांगों की संख्या सिरों की संख्या का दुगना, इस तरह लिखा है। देखिए एगो फॉर्मूला याद रखना है कि अगर 4 पैर वाला जानवर की संख्या निकालना होगा तो जो पैर की संख्या होगा इसको आधा कर देना है, पैर की संख्या को आधा, और माइनस में कर देना है सिर की संख्या, सिर की संख्या को घटा लेना। ऐसे याद रखो 4 पैर वाला जानवर की संख्या निकल जाएगी। अच्छा इसमें पढ़िए अब कहता क्या है, कहता है एक व्यक्ति के पास कुछ भैंस तथा कुछ बत्तख है। कहता है इसकी टांगों की संख्या, देखिए टांगों की संख्या यानी पैर की संख्या, कहता है सिरों की संख्या का दुगना। अच्छा सिर की संख्या जितना होगा उसका दुगना, तो सिर की संख्या को क्या मानिएगा, x मान लेते हैं, सिर की संख्या x मान लेते हैं।
सिर की संख्या x, इसलिए माने कि उसका दुगना होगा। तो इसमें पैर की संख्या जो होगा दुगना, 80 से 27 अधिक 24 अधिक है तो 24 जोड़ देते हैं। देखिए फिर टांगों की संख्या सिरों की संख्या के दुगना, तो सिर की संख्या का दुगना किए, अब उससे 24 अधिक है तो 24 इसमें जोड़ दिए। तो कहता है भैंस की संख्या बताइए, बताइए भैंस की संख्या, भैंस को कितना पैर, 4 पैर, तो इसका मतलब भैंस में 4 पैर होता है, तो भैंस की संख्या निकालना है तो पैर को आधा, पैर कितना है 2x प्लस 24 बटे 2 माइनस एक्स कर देना है, 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, हो जाएगा x प्लस 12 माइनस एक्स, कट जाएगा कितना 12, 12 उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर कभी जानवर पर आधारित प्रश्न मिलेगा, अगर आपको कभी पैर की संख्या और सिर की कुल संख्या पता रहेगा, बस इसका प्रयोग कर लेना। 4 पैर वाला जानवर की संख्या निकालना होगा तो पैर का आधा कर देना है और सिर को घटा लेना है, ये बात याद रखिए। तो इससे निकलेगा 4 पैर वाला। अब कहिए अगर बत्तख की संख्या निकालना होता तब, तो बत्तख की संख्या निकालना होगा तो सिर की संख्या में घटाना होगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं निकलेगा, कि आंकड़ा और देता डाटा तभी बनता। अच्छा आगे सवाल और होगा, वहां समझा देते हैं। ये चीज को याद करना है, 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर क्या होगा, पैर का आधा करना है और सिर की संख्या को घटा लेना। अब सवाल के भाषा पढ़ के पैर और सिर की संख्या निकाल लिए। अच्छा बनाइए अगला, देखिए ये भी जानवर पर आधारित सवाल है। अच्छा इसमें देखिए क्या क्या चीज दिया है, कहता है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय है। अच्छा मुर्गी को कितना पैर, 2, और गाय को 4। हम सीखे हैं 4 पैर वाला निकालने के लिए। अच्छा और पढ़िए, इनके सिरों की संख्या, देखिए कभी अगर सिरों की संख्या दे दे और पैर की संख्या दे दे, इसमें वो फॉर्मूला लागू होता है। अगर क्लियर दिया रहेगा सिर की संख्या और पैर की संख्या ये निकाल सकते हैं तो उसी में लगाना है। तो सिर की संख्या और पैर की संख्या दिया हुआ है, तो कहता है मुर्गी की संख्या बताइए, बताइए मुर्गी को कितना पैर, 2 पैर, लेकिन हम लोग सीखे 4 पैर वाला निकालने के लिए, तो पहले निकाल लीजिए 4 पैर के लिए। देखिए 4 पैर किसका है, गाय का, तो यहाँ निकाल लेते हैं गाय की संख्या। तो गाय की संख्या निकालना है तो पैर की संख्या कितना, 140 का आधा और माइनस 48 कर दीजिए, घटाइए 70 में 48 घटाइए 22, यानी 22 गो होगा गाय, लेकिन हमको निकालना क्या है, मुर्गी। अच्छा मुर्गी की संख्या निकालना है, जैसे बताइए सिर की संख्या कितना है 48, और सबको सिर एक गो होता है। अगर सिर टोटल 48 गो है तो इसका मतलब गाय और मुर्गी मिला के टोटल होगा कितना 48। तो 48 अगर टोटल है और जिसमें गाय है 22, तो बताइए मुर्गी कितना होगा, 48 माइनस 22 घटा लीजिए 26, 26 उत्तर कर देना है। तो अगर कभी 4 पैर वाला निकाल लिए और 2 पैर वाला निकालना होगा तो सिर की संख्या में घटा लीजिएगा। एक के फॉर्मूला से दोनों सवाल बन जाता है, दोनों याद रखना जरूरी नहीं होता है, एक को याद रखिए बन जाएगा। एक को सवाल है, एक और 15, अब 15 15 ही रखें, उसके बाद 20 फिर कर देंगे, लेकिन ये सब सवाल थोड़ा समझाना होता है। अब मान लीजिए कि हमें को बनाना होता है, इसे बना के निकल जाते हैं, आपको कोई फायदा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एक एक भाषा तो समझा देते हैं, कुछ लिखाने का रहता है लिखा भी देते हैं। बनाइए अगला सवाल। अच्छा देखिए ये बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से समझिए, लास्ट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। लिखा है एक शहर में टैक्सी का कुछ किराया निश्चित है, टैक्सी का कुछ किराया जो है निश्चित है, और कहता है तथा इसके साथ प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जाता है। जैसे कहने का अर्थ क्या है, अगर किसी टैक्सी को आप करते हैं तो उसका एक किराया फिक्स होगा, वो कहेगा कि हम 100 रुपया लेंगे, मतलब सिर्फ आने का 100 रुपया लेंगे, वो एकदम फिक्स है। और इसके बाद गाड़ी जितना किलोमीटर चलेगा तो उसका पैसा अलग से लेंगे, वो एगो फिक्स किराया हो गया 100 रुपया, और उसके बाद जितना किलोमीटर चलिएगा उसके हिसाब से कुछ रेट रखा हो, ऐसा सवाल है। फिर कहता है क्या, यदि 16 किलोमीटर के लिए किराया 156 रुपया है, तो मान लीजिए देखिए 2 तरह का किराया लगता है, एक फिक्स किराया है, निश्चित, देखिए बेसिक से शॉर्ट से बताते हैं। हाँ अच्छा ऐसे बता देते हैं, देखिए जैसे बताइए 16 किलोमीटर अगर चलता है तो किराया कितना देना होता है, 156 रुपया। अच्छा 24 किलोमीटर चलना है, किराया कितना देना होगा,
204 रुपया। हमसे पूछा है कि 30 किलोमीटर चलना है तो किराया कितना लगेगा, किराया कितना लगेगा। अच्छा बताइए, 16 किलोमीटर चला तो कितना लगा, 156, और 24 किलोमीटर चला तो 204। अच्छा कितना ई ज्यादा चला है, 8 किलोमीटर। अच्छा 8 किलोमीटर ज्यादा चला तो रुपया कितना देना पड़ा ज्यादा, घटाइए दोनों को, 48 रुपया। देखिए 48 रुपया ज्यादा देना पड़ा। तो 8 किलोमीटर में अगर 48 रुपया ज्यादा होता है तो बताइए 1 किलोमीटर में कितना देना होगा, तो 48/8 तो 6 रुपया देना होता होगा, 6 रुपया देना होगा। अच्छा हमको अब चलना है कितना, 6 किलोमीटर, इससे भी ज्यादा 6 किलोमीटर चलना है ना। अच्छा ये देखिए, ये तो 24 किलोमीटर जाएंगे तो इतना पैसा तो देना होगा। अब उससे आगे जितना जाएंगे तो उतना प्रति 6 रुपया देना होगा, यही ना। जैसे कि देखिए ये 204 रुपया तो रहेगा, और इससे 6 किलोमीटर जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे पहुंच गए, अब किराया हुआ 200 रुपया। अगर आगे जाएंगे तो वही किलोमीटर के हिसाब से जोड़ के देंगे, तो 1 किलोमीटर पे कितना पैसा लगेगा, 6 रुपया। हमको 6 किलोमीटर और ज्यादा जाना है तो और कितना देना होगा, 36 रुपया। 36 जोड़िए इसमें, 240 रुपया देना होगा, ये आंसर हो जाएगा। समीकरण बनाइएगा ना तो बहुत बड़ा बनेगा, नहीं होगा तो हम शॉर्टकट में थोड़ा बना देते हैं, थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा। ये समझ में कब आता है, जब बेसिक से बताते हैं तो वो लगता है भारी, इसको बता देंगे वो सीधा दिमाग में आ जाता है, लगता है कि नहीं यही ठीक। जैसे देखिए अगर 16 किलोमीटर चलते हैं तो 156 रुपया, और 24 किलोमीटर चलेंगे तो 204 रुपया। तो 8 किलोमीटर बढ़ने पर मेरा पैसा 48 रुपया बढ़ता है, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर पे वो कितना रुपया ले रहा है, 6 रुपया। अब हमको जाना है 24 से 30 किलोमीटर जाना है, तो 30 किलोमीटर जाना है तो इससे कितना ज्यादा जाना है, 6 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर जाएंगे तो 204 तो देना होगा। अब उससे हम अगर 6 किलोमीटर जाएंगे तो 6 किलोमीटर का वो पैसा लेगा, तो 1 किलोमीटर का 6 रुपया, तो 6 किलोमीटर का 6 36, 36 रुपया और लेगा। बस मेरा 30 किलोमीटर का 240 रुपया हो जाएगा। नहीं तो अगर बनाना होगा इस तरह से बना लीजिए। अच्छा देखिए मान लीजिए ऐसे, देखिए एगो समीकरण बना देते हैं, रूम पे होगा तो हल कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक निश्चित किराया x रुपया होगा, एगो फिक्स किराया x रुपया होगा, और 1 किलोमीटर चलिएगा, मान लीजिए y रुपया देना होगा, y रुपया। अच्छा 16 किलोमीटर चलना है, तो 16 किलोमीटर चलना है और 1 किलोमीटर में y रुपया देना होगा, तो इसको y से गुना कर देंगे। 1 किलोमीटर पे y रुपया, ये फिक्स किराया है, ये एकदम आपको देना ही होगा। जितना किलोमीटर चलिएगा y रुपया लगेगा, तो 16 गुना y देना होगा, और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 156 के बराबर हो जाएगा। टोटल इतना पैसा देना होगा। अब हमको जाना है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर जाना है तो x तो एकदम फिक्स है, ये तो देना ही होगा, ये नहीं बदलाएगा। अब इसके बाद हमको जाना है 24 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे कितना लगेगा, y रुपया, तो 24 किलोमीटर पे कितना लगेगा, तो y गुना 24, कितना देना होगा। और टोटल पैसा कितना होता है, हाँ 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, तो 204 के बराबर हो जाएगा। देखिए इसको हल करके एक्स वाई का मान निकालना होगा, और एक्स वाई का मान जब निकल जाएगा तो एक स्टेप और बढ़ना होगा। देखिए 30 किलोमीटर जाना होगा, तो 30 किलोमीटर जाना है तो x रुपया तो फिक्स है कि देना ही होगा। आई y का मान निकाल के, x का मान निकाल के ये x की जगह रखिएगा, और 30 किलोमीटर जाना होगा और y रुपया देना है 1 किलोमीटर में, तो यही आपसे निकालना पड़ेगा, ये निकालना है। मतलब एक्स वाई का निकाल के यहाँ x का मान रखिए, यहाँ y का मान रखिए, रख दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, बस उत्तर हो जाएगा। तो ये हुआ बेसिक तरीका, और ये हुआ थोड़ा अपना समझ के बना लेना, और वही तरीका थोड़ा अपनाइए, इसको रूम पे रख के बना लेना, थोड़ा समझ के अपने से बनाइएगा, बन जाएगा। समीकरण बना दिए तो एक्स वाई निकल ना जाएगा, कटा छटा के वाई एक्स को कटा लेंगे, वाई निकल जाएगा, उसके बाद एगो वैल्यू रख देना। तो चलिए ठीक है, कितना कितना बना, कुछ है अभी तो सब सही गलत हो गया होगा। अरे किसका 15 में 15 बना है, किसी का नहीं। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, देखिए कम से कम 10 बनना चाहिए, समझे, कम से कम 10 बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लगभग पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हैं तो थोड़ा मेहनत, मिसलेनियस वाला पे मेहनत नहीं करता है, ये सब टाइप को छोड़ देता है लोग, लेकिन एग्जाम में ये सब पूछा जाता है और यही सब सवाल नहीं बनता है। तो नहीं, थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, कम से कम जितना सेट बनाए। अब थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया समझाने पे, यूट्यूब में पे तो वीडियो दे ही देंगे, अब उसको जाके देख लेना,
इसी तरह धीरे धीरे आपका तैयारी भी होगा। चलिए ठीक रहने दीजिए, कल इसे आगे का चीज बताएं।